दोस्तों नमस्कार। कुछ ही समय बाद 15 अगस्त 2020 को हम 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या मनाएंगे। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि जिन्ना के अंदर एक कमजोरी थी, जिन्ना को एक बीमारी थी। अगर ये बातें हमारे सरदार पटेल का, महात्मा गांधी जी या उस समय के जो टॉप लीडर्स थे उनको पता होता तो भारत का विभाजन टल सकता था। क्योंकि विभाजन की त्रासदी क्या होती है ये वो जानते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने विभाजन देखा है, जिन्होंने विभाजन का दर्द को सहा है। और आज भी हम विभाजित हुए उस पाकिस्तान जैसे नासूर के कारगुजारियों से परेशान रहते हैं। बिगड़ता कुछ नहीं है। जैसे अंगुली की नासूर आप सब जानते होंगे, ये नासूर कुछ नहीं कर सकता है, परेशान कर सकता है। हर मौके बेमौके पर खटकता जरूर रहता है। तो आज पाकिस्तान हमारे लिए वही है। कभी चाइना के साथ मिला हुआ रहेगा तो कभी दुश्मन भेजते रहेंगे, कभी पुलवामा जैसा कांड होगा तो कभी जैसे मोहम्मद को पाल के रखेंगे। तो बहुत ही उम्मीद के साथ, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ एक चीज़ें खोजी गई बहुत सारे संपादकीय को देखते हुए। और हमें लगा कि आपको इस स्वतंत्रता दिवस के पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कि भारत का विभाजन रुक सकता था अगर हमारे सरदार पटेल या महात्मा गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिन्ना की एक छोटी सी बीमारी का पता रहता था। और ये रिपोर्ट है बीबीसी की। ये रिपोर्ट की क्रेडिट जाती है बीबीसी को। मैंने वहीं पे पढ़ा था तो आपके लिए आज लेके आया हूँ उसी की एक छोटी सी समराइज किया हुआ, जिस पर रिसर्च किया हुआ बातें, जो ब्रिटिश ब्रॉड कॉरपोरेशन हिंदी ने 2018 में इस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी कि क्या जिन्ना के बारे में सारी बातें अगर सरदार पटेल जान लेते तो भारत विभाजन रुक सकता था या नहीं। तो कहा जाता है कि हाँ, रुक सकता था। परंतु इसमें अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल थी, लॉर्ड माउंटबेटन की बहुत बड़ी चाल थी, जिन्होंने समय से पहले, क्योंकि भारत विभाजन की समय 1948 में तय की गई थी और जिन्ना की बीमारी का पता उन्हें चल गया था और वो बहुत जल्दबाजी 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत देश को आज़ाद कर दिया। तो आइए जानते हैं क्या थी जिन्ना की वो बीमारी जिससे हमारा देश का विभाजन रुक सकता था। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि माउंटबेटन की पहली मुलाकात 4 अप्रैल 1947 को हुई थी जिन्ना के साथ। और जिन्ना के साथ बातचीत शुरू होने से पहले एक हल्का चंद उस समय आया था जब एक फोटोग्राफर ने लेडी माउंटबेटन के साथ उनकी तस्वीर खींचनी चाहिए थी, लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और जिन्ना की। जिन्ना प्रेस के सामने बोली जाने वाली लाइन पहले से तैयार करके आते थे और उस दिन भी वो आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि एडवीना, जो लॉर्ड माउंटबेटन की लेडी माउंटबेटन थी, को और माउंटबेटन के बीच खड़ा करके तस्वीर खींची जाएगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे को रख कर फोटो खींचा जाए। तो ये उम्मीद लगाया गया था कि जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों किनारे रहेंगे और लेडी माउंटबेटन बीच में रहेगी। और उसे देखते हुए वो लाइन तैयार करके आई गई थी कि क्या पंच लाइन उस समय बोलना है। 1978 में जिन्ना के जीवनीकार स्टैनली वॉलपर्ट को दिए गए इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने याद किया था कि जब मैंने जिन्ना से आग्रह किया कि वो मेरे और एडवीना के बीच में खड़े हो जाए तो उनके दिमाग में तुरंत कोई लाइन नहीं सोच पाया कि मैं क्या इस समय के लिए एक टैग लाइन दूँ। और उन्होंने वही दोहराया जो लिख के लाया था, और वो लिखे थे एरोज बिटवीन टू थॉट्स, यानी दो कांटों के बीच में एक गुलाब। और गुलाब उन्होंने लेडी माउंटबेटन, एडवीना के लिए बोला था, परंतु सिचुएशन अलग थी। लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों किनारे पे थे जो उनके सेंटेंस से कांटे समझे गए, और जिन्ना बीच में थे जो गुलाब था। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर का पद लेने के लिए पहले से मन बना चुके थे। 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन में आई विभाजन की योजना बनाने के लिए नॉर्थ कोर्ट में भारतीय राजनीतिक नेताओं की बैठक बुलाई थी।
माउंटबेटन ने उन नेताओं से कहा कि वो आधी रात से पहले उन्हें अपने जवाबों से वाकिफ करा दें। जब जिन्ना वहाँ से गए तो माउंटबेटन ने देखा कि जिन्ना ने बैठक के दौरान खेल खेल में कागज़ पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनाई थी। कागज़ पर रॉकेट, टेनिस के रैकेट, उड़ता हुआ गुब्बारा के चित्र के साथ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गवर्नर जनरल। जाहिर था कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने भावी पदनाम के बारे में उसी समय सोच रहे थे। वो दिन था 2 जून 1947। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव रहे और पाकिस्तान के शासकों पर किताब पाकिस्तान एट द हेल्म लिखने वाले तिलक देवेश्वर बताते हैं कि 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी से 1 महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को भारत का पाकिस्तान के संयुक्त गवर्नर जनरल के लिए राजी करने की कोशिश की थी। उनकी दलील थी कि अगर आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा। जिन्ना का जवाब था कि आप उसकी फिक्र मत करें, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही करेगा जो मैं कहूँगा, वो वही करेगा जो मैं उन्हें सलाह दूंगा और वो उस पर अमल करेगा। और मुझे हर हाल में भारत पाकिस्तान का ज्वाइंट गवर्नर जनरल नहीं, मुझे पाकिस्तान के स्वायत्त गवर्नर जनरल चाहिए। उसके साथ ही जिन्ना माउंटबेटन के ऊपर की कुर्सी चाहते थे। उनका कहना था कि हमारी कुर्सी माउंटबेटन से भी ऊपर हो। सत्ता के हस्तांतरण के समय जब भारत और पाकिस्तान की सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश औपनिवेश से हो रहा था, उस समय जिन्ना ने ख्वाहिश प्रकट किया था कि हमारी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखी जाए, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। तिलक देवेश्वर बताते हैं कि अंग्रेजों ने साफ कह दिया कि जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब भारत के वायसराय माउंटबेटन उन्हें इस पद की शपथ और गोपनीयता दिलाएंगे। और नियमानुसार शपथ लेने से पहले जिन्ना के पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए उसकी कुर्सी माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखा जाना उचित नहीं है और ना ही ये स्वीकार्य है। और जिन्ना ने भी बहुत झिझकते हुए अंग्रेजों की इस तर्क को स्वीकार किया। यह एक ऐतिहासिक सत्य है और जिन्ना का खुद का भी मानना था कि पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया। हुमायूं मिर्जा अपनी किताब फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान में लिखते हैं कि एक बार पाकिस्तान के रक्षा सचिव रहे और बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे सिकंदर मिर्जा ने जिन्ना से कहा था कि हमें मुस्लिम लीग का ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय भी भारत में ही एक राजनीतिक पार्टी थी। जिन्ना ने तुरंत जवाब दिया था कि कौन कहता है कि मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिया। मैंने पाकिस्तान को खड़ा किया है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेनोग्राफर की मदद से। ये जिन्ना का अहम था, बहुत बड़ा अहम था। उसकी एक बीमारी भी थी जिसे मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन सी छोटी बीमारी थी, जिसके बारे में अगर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी को पता होता तो आज भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता। क्योंकि जिन्ना मुसलमानों के कट्टर राजनीतिक नेता थे, वो कट्टर धार्मिक नहीं थे। मुस्लिमों में कट्टर धार्मिक वो नहीं थे, परंतु कट्टर राजनीतिक नेता थे। इनके बहुत सारे सिचुएशन से ये पता चलता है। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर पर सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाता था। एक बड़ी मेज के सामने जिन्ना के सामने कागजातों का एक बड़ा सा ढेर रख दिया जाता था। पास ही क्रेबिने सिगरेटों का एक डिब्बा रखा रहता था। उसके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी होता था और वो हर वक्त सिगार पीता था। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का राजनीतिक नेता मानता था, धार्मिक नेता वो नहीं था। और इस वजह से कई बार जिन्ना मुस्लिमों के सामने धर्म संकट में भी पड़ जाते थे। मशहूर लेखक खालिद लतीफ़ गौवा ने एक बार लिखा है कि एक बार उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। जिन्ना सीधे तौर पे बोले, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, किस तरह पढ़ी जाती है? तो खालिद लतीफ़ ने उनको जवाब दिया था कि आप वही करिए जो मस्जिद में दूसरे लोग कर रहे हैं।
कुछ और नया करने की जरूरत है। जिन्ना कभी कभी धर्मनिरपेक्ष बात भी कर लिया करते थे। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा में जो भाषण दिया था, उसे सुनकर ऐसा लगा था मानो वो किसी स्वप्न से जग गए हों। लगता था रातों रात वह पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का वाहक फिर उभर आया था। और ये बातें श्रीमती सरोजनी नायडू को बहुत भाती थी। वो इसकी चर्चा बहुत बार करते थे कि बिना कागज की ओर देखते हुए जिन्ना बोले चले जा रहे थे कि हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब ना कोई भेदभाव होगा, ना ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। इसकी शुरुआत उस बुनियादी असूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। और ये इसलिए वो बोले जा रहे थे क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे थे। जिन्ना की जानलेवा बीमारी बहुत ही खतरनाक थी और ये बहुत कम लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले जिन्ना उस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके थे। उनके डॉक्टर रहे जॉल पटेल ने जब उनका एक्सरे किया था तो पाया था कि उनके फेफड़े में चकत्ते पड़ गए हैं और जिन्ना ने उन्हें इस बात को गुप्त रखने के लिए आग्रह किया था। तिलक देवेश्वर ये बताते हैं कि जिन्ना को ये चीज़ पता था कि वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे और शायद मैं अगर जीवित ना रहूं तो भारत का विभाजन नहीं भी हो सकता है। तिलक देवेश्वर का कहना था कि डॉक्टर पटेल बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने किसी को कानों कान तक ये खबर नहीं होने दी कि जिन्ना को कोई इस प्रकार की गंभीर बीमारी है। लेकिन इस बारे में माउंटबेटन को पता था, जैसा अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पहले आज़ादी की तारीख फरवरी 1948 में सोची गई थी, तय की गई थी कि फरवरी 1948 को भारत देश आज़ाद कर दिया जाएगा। परंतु उससे 6 महीना पहले अगस्त 1947 कैसे कर दी गई, ये एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि माउंटबेटन को मालूम था कि जिन्ना ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। अगर गांधी, पटेल और नेहरू को जिन्ना की तबीयत की गंभीरता के बारे में पता चल गया या पता है तो वो अपनी नीति को बदल लेंगे और विभाजन के लिए समय मांगते रहेंगे। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान आंदोलन और पाकिस्तान बनने का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ जिन्ना पर निर्भर था, क्योंकि लियाकत अली और बाकी के मुस्लिम लीग के नेताओं में उतनी काबिलियत नहीं थी, ना ही वो उतने कट्टर राजनीतिक रूप से मुसलमानिक नेता थे कि जो वो पाकिस्तान की मांग को इस कदर आगे बढ़ा पाते, और ना ही अंग्रेजों में उसकी पैठ उतनी खतरनाक थी। और कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि कर्म का फल मिलता है। आप जैसा कर्म करोगे फल पक्का मिलेगा, इसकी गारंटी है, फुल गारंटी है। और जिन्ना के साथ भी वही है, क्योंकि उसकी अंत बहुत तकलीफदेह हुई थी। पाकिस्तान को उन्होंने अलग तो कर दिया, भारत माँ के साथ एक नासूर छोड़ के चला गया, परंतु वो इस खुशी को भोग नहीं पाया, झेल नहीं पाया। मार्च 1948 के आते आते जिन्ना का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था। आज़ाद कराया, देश अलग कराया 1947 अगस्त महीने में, मात्र 6 महीने बाद, लगभग मार्च 1948 के आते आते जिन्ना का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह बिगड़ गया। जब उनका मुंबई में एक पुराने दोस्त जमशेद कराची उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने पाया था कि जिन्ना एक सरकारी घर में एक बगीचे पर कुर्सी में बैठे हुए औंधते रहते थे। और जब जमशेद को उन्होंने देखा तो आंख खोलकर सिर्फ इतना ही कहा था, जमशेद मैं बहुत थक गया, जमशेद बहुत थक गया। और उस समय तक जिन्ना की उम्र 72 साल हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा, क्योंकि जिन्ना पेशे से वकील थे, और उसका ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मुकदमा था भारत पाकिस्तान को अलग कराना, वो करा चुका था, यानी वो मुकदमा जीत चुका था। और दूसरी सबसे बड़ी थी कि वो जिंदा रहने के मामले में अपने प्रतिद्वंदी महात्मा गांधी के आगे निकल चुका था। इसलिए शायद उन्हें लगता था कि जिन्ना थक गया, क्योंकि जिन्ना का आखिरी दिन बहुत तकलीफ में भी था।
11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को वाइकिंग विमान से क्वेटा से कराची लाया गया था, तो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे इस राष्ट्रीय नेता का वजन सिर्फ 40 किलोग्राम रह गया था। और जब कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे से उसकी एम्बुलेंस को गवर्नर जनरल हाउस के लिए ले जाया जा रहा था, तो बीच रास्ते में उस एम्बुलेंस की पेट्रोल खत्म हो गई थी। तिलक देवेश्वर बताते हैं कि ये बहुत दर्दनाक चीज़ थी कि किसी देश का गवर्नर जनरल, जिन्होंने उस देश को जन्म दिया, जिन्होंने उस देश को बनाया था, जिन्हें लोगों ने कायदे आजम का खिताब दिया था, उन्हें उसी के देश में हवाई अड्डे पर रिसीव करने वाला उसी 6 महीने के अंदर कोई नहीं था। कौन था? तो सिर्फ उसका मिलिट्री सेक्रेटरी हवाई अड्डे पे आया था, जो गवर्नर जनरल को हवाई अड्डे से गवर्नर हाउस तक ले जा रहा था। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली था, और कहा जाता है कि लियाकत अली के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। वो कहते हैं कि आप सोच सकते हैं कि एक गवर्नर जनरल की गाड़ी कि बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाती है और वो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, पूरा देश जान रहा है, और मिलिट्री सेक्रेटरी को दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। तो आप हालत सोच सकते हैं कि जिन्ना की क्या थी। और तब तक उस गर्मी में जिन्ना उस एम्बुलेंस में दम घोटू की तरह पड़े रहे थे बीच रोड पर, और जिन्ना की नाड़ी कमज़ोर होती चली गई थी। कहा जाता है कि जिन्ना की उसी रात निधन हो गई, और निधन के बाद जिन्ना को सफ़ेद कफन में वहीं पर दफन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जिन्ना की कहानी, ये थी उनकी कहानी जिन्होंने भारत माँ को आज तक के लिए एक नासूर दे के गया है। तो शायद इस 15 अगस्त को जिन्ना की इस कहानी से हमें ये तो पक्का पता चलेगा कि कर्म का फल मिलता है, और उसे भी मिला। धन्यवाद। शायद आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।